हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और मजे कर रहे होंगे। अच्छा यार, मैंने सुनने में आया है कि आपने मुझे बड़ा मिस किया यार। क्यों? मैं एक डेढ़ महीना यूट्यूब पे नहीं था। कई बच्चों के मैसेज आ रहे कि सर वीडियो बनाओ, हमारे एग्जाम है, प्री बोर्ड आने वाले हैं दिसंबर में। अच्छा, इतना मिस किया यार? सिर्फ पेपर के लिए मिस किया, वैसे मिस नहीं किया यार? बस यही दोस्ती, यही प्यार, बीच में आ गई पेपर की दीवार है। अच्छा, वैसे भी किया ना तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। ये वैसे 2-3 हफ्ते हो गए, मैं देखो खुद थोड़ा मतलब आपको शायद लग रहा होगा थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। 3 हफ्ते हो गए, देखो जिम भी नहीं गया, देखो चेक करो। बट थोड़ा बहुत पंप है शायद, है ना। जिम ही नहीं जा पा रहा यार, पता नहीं क्या। कुछ ना किसी काम में बिजी था मैं। चलो, मैं फ्री हो चुका हूँ। अब आपके एग्जाम आ रहे हैं, मैं पर डे की एक वीडियो डालूंगा और आप सबको टॉप करवाऊंगा। आपकी प्री बोर्ड से पहले मैं पूरा सिलेबस डाल दूंगा यूट्यूब पे। और अच्छे से पढ़ना है यार, आपको शायद ना समझ आ गया होगा कि जो हम पढ़ाएंगे वो एग्जाम में आएगा। इसको छोड़ के मत जाना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम में पक्का आना है ये चीज, ठीक है। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, तो स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे बच्चों को खुद के चैनल डियर टॉपर में, वेयर वी मेक टॉपर्स। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम क्या करने वाले हैं, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। आज हम करेंगे एक्वारीजिया और आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, आज मैं बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ सबको। एक चैप्टर में आगे चलते हैं, तब बताऊंगा क्या है वो। एक्वारीजिया और आयोनिक कंपाउंड, शुरू करते हैं टॉपिक। तो टॉपिक है आपका एक्वारीजिया। देखो, एक्वारीजिया मैं आपको वैसे बताता हूँ साइंटिफिकली क्या होता है। इट इज 3:1, 3:1। 3 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HCl के और 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का। HCl होता है नाइट्रिक एसिड, और सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। और HNO3 होता है आपका नाइट्रिक एसिड। सो इसको आपने 3:1 में मिलाना है और ये एक्वारीजिया की फॉर्म ले लेगा। एक्वारीजिया क्या चीज होती है? ये है ना, ये गोल्ड को डिसॉल्व करती है, गोल्ड को डिसॉल्व कर देती है। सोचो, जस्ट इमेजिन कि आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है, आपने उसमें गोल्ड डाला और बाहर सारा गोल्ड पानी पानी में। तो ऑब्वियसली सोनार यूज करते होंगे। कौन यूज करता है ये एक्वारीजिया? गोल्ड स्मिथ यूज करते हैं। गोल्ड स्मिथ बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसका, है ना। क्योंकि किसी भी, मान लो किसी भी मेटल से अगर उस पे लोहा है मान लो, या फिर कॉपर है, उस पे अगर गोल्ड प्लेट चढ़ाना हो तो गोल्ड प्लेट इसी चढ़ता है, एक्वारीजिया से। तो 3:1, बट याद रखना यार 3:1 में ही होगा। मतलब ये ना हो अकेला HCl भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेला नाइट्रिक एसिड भी कुछ नहीं कर पाएगा। बट जब आप इनको 3:1 में मिला दोगे, छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 30 ml आपने HCl ले लिया और 10 ml आपने HNO3 ले लिया, टोटल बन गया 40 ml। अब ये गोल्ड को डिसॉल्व कर देगा 40 ml, है ना। तो अब जब ये नया नया कंसेप्ट आया था ना एक्वारीजिया, तो पता है क्या हुआ था, लोगों ने बहुत फ्रॉड किया था। बहुत फ्रॉड कैसे किया था यार, वो लोग है ना जाते थे घरों घरों पे। हाँ जी बहन जी, भाई साहब, क्या ना, आपके घर में कोई गोल्ड की बैंगल है, मैं उस पे फ्री में क्या करूंगा, उस पे शाइन ले आऊंगा। तो वो क्या करता था, वो ये सॉल्यूशन लेके आता था, एक्वारीजिया लेता था और उसके अंदर वो गोल्ड की बैंगल डालता था एक्वारीजिया में। और जैसे ही वो डिप करके बाहर निकालता था, बिल्कुल नहीं कि नहीं, सोचो, बिल्कुल नई बैंगल हो जाती थी। कस्टमर खुश, वाह भाई वाह, मजा आ गया, है ना। ऑब्वियसली हर कोई उठाएगा, फ्री में काम हो गया, पैसे भी नहीं ले रहा। फिर वो अगले घर पे, फिर अगले घर पे, अगले घर पे, फिर ऐसा करते करते पूरे मोहल्ले की लेडी से आ गई, ये लो मेरी भी बैंगल, मेरी भी बैंगल। अब देखो, जस्ट इमेजिन अगर वो, उसने डिप करा, डिप करके जब उसने गोल्ड बैंगल को बाहर निकाला, तो यार सॉल्यूशन में 2 से 3 ग्राम, मान लो 3 ग्राम भी वो सोना ले गया एक कस्टमर से। आज की डेट में 1 ग्राम सोना पता है कितने का है? आज की डेट में मैं बात कर रहा हूँ, ₹5700, 5700 का। तो जस्ट इमेजिन अगर वो ऐसे करते करते 10 ग्राम भी ले जाए, एक दिन का कितना कमा लेगा? ₹57,000। है ना, कितना अच्छा बिजनेस आइडिया, है ना। मजाक कर रहा हूँ, फ्लाई मत कर देना, मेरा नाम लोगे फिर। जस्ट जोकिंग यार। ₹57,000 सिर्फ 10 ग्राम सोने से, 10 ग्राम सोने से, सोचो यार। बट लेकिन वो पुराना कंसेप्ट था ना, शुरू शुरू में लोग बेवकूफ बन जाते हैं। और सबको पता है, सबको पता है, आपकी मम्मी को, पापा को, सबको पता है इसके बारे में एक्वारीजिया क्या होता है। बस आपको नहीं पता था, और आपको भी पता लग गया। 3:1, ये हमेशा 3:1 में काम करेगा, गोल्ड तक को डिसॉल्व कर देता है। ये क्रोजिव क्रोजिव लिक्विड होता है ऑब्वियसली। आपको पता ही होगा, एसिड जो होता है बहुत ज्यादा क्रोजिव इन नेचर होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा क्रोजिव इन नेचर होता है, ठीक है। पढ़े एक बारी। तो एक्वारीजिया क्या होता है? एक्वारीजिया इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ concentrated HCl
and concentrated HNO3 in the ratio 3:1. इट इज अ हाईली corrosive fuming liquid, बहुत ज्यादा corrosive होता है क्योंकि एसिड से बनता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू reagents that is able to dissolve gold and platinum। अच्छा, हम लोग गोल्ड ज्वेलरी क्यों खरीदते हैं? कोई वजह होगी इसके पीछे यार। गोल्ड गोल्ड कभी भी रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड को आप कैसी भी शेप दे सकते हो, डक्टाइल होता है, मैलिएबल होता है ना। तो इसलिए गोल्ड प्रेफर होता है और रेयर होता है भाई। ऑब्वियसली जो चीजें रेयर होती है उनकी वैल्यू होती है लाइफ में। जैसे मेरी यार, है ना, 1.5 महीने याद ना, 1.5 महीना रेयर। रेयर नहीं होगा तो वैल्यू कैसे होगी? मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे है यार, बात लाइफ में है ये। आपको रेयर बनना पड़ेगा। रेयर बनोगे तभी लाइफ वैल्यू करेगी, तभी आपके माँ बाप की वैल्यू करेंगे। रेयर नहीं होगे तो कोई वैल्यू नहीं करेगा। दिस इज लाइफ। और स्पेशली लड़कों की तो और ज्यादा होती है। लड़कियों का फिर भी ऑप्शन होता है, बट लड़कों को तो रेयर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो रेयर होता है काफी यार गोल्ड, बहुत ज्यादा। हमें गोल्ड बनना है, हमें आयरन नहीं बनना कि आराम से जंग लग गया, दोस्त आया ये ले भाई घूमने चले, ले जंग लग गया, हम नहीं पढ़ना। मैंने गोल्ड बनना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, करना है तो करना है। ठीक है, अब देखो एक बार दिखाऊं मैं आपको, ये रहा, चेक करो। ये है वो लिक्विड 3:1। 3 पार्ट किसके हैं? HCl के, और 1 पार्ट किसका है? HNO3 का। ये रहा, ये देखो कैसे इसकी गोल्ड लीफ है ना सारी, इसमें डिजोल्व हो रही है। क्लियर है? आगे चलें। सो एक्वारीजिया, अच्छा ये लो यार, क्वेश्चन आ गया आपके बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बोलना मत बिजनेस आइडिया नहीं दिया, है ना, लेकिन अप्लाई मत करना वो, मैं पहले कह रहा हूँ। अ मैन वेंट डोर टू डोर, वो गया, हाँ जी बहन जी, हाँ जी भाई साहब जी। उसने सबको बोला कि मैं गोल्ड स्मिथ हूँ। उसने प्रॉमिस किया कि आपकी जो गोल्ड, पुरानी जो ऑर्नामेंट है जो गोल्ड की बनी हुई है, उसमें वो शाइन ले आएगा। अच्छा, एक अनसस्पेक्टिंग सी लेडी आई, कहती कि मैं तो नहीं मानती। मैं क्यों मानूं? ठीक है, और उसने क्या करा, उसको, उसकी जो उसने बैंगल दी, उसने डिप किया एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। कह रहे बैंगल ऐसे शाइन मार गए कि उसकी आंखें खराब हो गई, इतनी शाइन करने लग गई उसकी आंखें, मतलब बैंगल। और उनका वेट, बट उनका वेट कम हो गया, तो यहाँ तो कट गया, खत्म। ओके टाटा बाय बाय, खत्म हो गई यार बात। क्योंकि वो सब कुछ तो ले गया, 3 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, सोचो 1 ग्राम की इतनी वैल्यू है ना। फिर लेडी अपसेट हो गई यार, वो टेंशन में हो गई बेचारी, ट्राई करने लग गई, और फिर उसके बाद लड़ने लगी उससे। फिर मैन, उसके बाद उसने भाई कि द मैन बीट अ हैसी रिट्रीट। ठीक है, कैन यू अप्लाई द प्ले द डिटेक्टिव टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आप डिटेक्टिव बन जाओ और मुझे बता दो सॉल्यूशन में क्या। तो सॉल्यूशन में था, अभी तो हमने पढ़ा, एक्वारीजिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाया, एनसीईआरटी के बैक का क्वेश्चन है ये। सो एक्वारीजिया उसने डाला, डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ ने क्या किया, एक्वारीजिया लिया, और एक्वारीजिया में उसकी बैंगल को डाला, और बैंगल ऐसे चमकने लगे कि उसकी आंखें ऐसे हो गई शाइनी। डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ ने क्या करा, एक्वारीजिया में उसको, उसकी बैंगल को डाला, और बहुत सारा गोल्ड को ले गया और निकल लिया। ओके टाटा बाय बाय। ये देखो, है ना। तो यार ध्यान रखना इन चीजों का। अभी पुराने फ्रॉड भी है, प्लस नए फ्रॉड आ रहे हैं, वो अलग है। चलो नेक्स्ट, रिएक्टिविटी सीरीज, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। अगर आपको अभी भी इसका शॉर्टकट नहीं आया है, तो मैं एक लास्ट बार आपको लिख देता हूँ, ये शॉर्टकट आपको आना चाहिए। देखो, केदारनाथ, केदारनाथ है ना, केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ का को सीए लिखूंगा, माली, माली, आलू, जरा, आलू राहुल गांधी वाला आलू, आलू यहां से डालो, वहां से सोना निकलेगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, पकाता है कुकर में, अच्छे अच्छे, फटाफट। तो जस्ट इमेजिन, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो चुकी है आपको, बात ही खत्म हो गई। केदार का के, केदार का के सिंबल होता है पोटेशियम का, नाथ का Na, का कैल्शियम, माली का Mg, आलू का Al, जरा का Zn, फीके का Fe, से का Sn सिंबल होता है टिन का, पकाता का Pb, है का H, कुकर का Cu, कॉपर सिंबल होता है Cu का, मे का बनेगा मरकरी, नाम से याद रखेंगे इसको, और मरकरी का सिंबल होता है Hg, मरकरी का सिंबल होता है Hg। अच्छे अच्छे, दो अच्छे हैं, एक Au, एक Ag, एक Au है। तो पहले आएगा सिल्वर, फिर आएगा गोल्ड, क्योंकि आपको पता है
सिल्वर, चांदी फिर भी काली पड़ जाती है बट गोल्ड खराब नहीं होता कभी। तो पहले आएगा ये है सिल्वर एजी और ये है गोल्ड। फिर फटाफट का पीटी, पीटी आएगा आपका प्लैटिनम। याद हो गया ना। इसके बिना आप इस चैप्टर को नहीं समझ सकते क्योंकि आगे भी बड़ी सारी चीजें आएगी जो इससे रिलेटेड है। तो केदार का के से बना, ये हो गया पोटेशियम। नाथ से एन क्या बना, सोडियम। सीए से ये हो गया कैल्शियम। एमजी से ये बन गया मैग्नीशियम। एल से ये बन गया अल्यूमिनियम। जेड से ये बन गया जिंक। Fe से ये बन गया आयरन, टिन मैंने बता ही दिया। पीबी का सिंबल होता है लेड का। एच पता है आपको हाइड्रोजन होता है। और Cu क्या होता है, Cu होता है कॉपर। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें सबसे ऊपर वाला दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एंड फटाफट प्लैटिनम दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑन अर्थ। और अगर आप नीचे जाओगे तो क्या होगा, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये हम पढ़ चुके ऑलरेडी चैप्टर पहले में भी, है ना। अच्छा, अगर आपसे डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज तो क्या है ये मेटल को मैंने कुछ इस तरह से अरेंज किया है जिसमें ये कैसे अरेंज है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। एक ऐसी सीरीज, अ सीरीज विच इज अरेंज्ड, अ सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं, a series of metals, a series of metals in which they are arranged, ये कुछ इस तरह से अरेंज है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। डेफिनेशन नहीं है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो पेपर में आ जाती है, जरूरी नहीं है ये डिफाइन नहीं आएगी, पेपर में डिफाइन भी आ सकता है। तो एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल कैसे अरेंज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, नीचे सबसे कम। और ये मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आप याद हो, ये मैं पढ़ा चुका हूं कि Fe तक ही रिएक्ट करता है, हॉट वाटर से, कोल्ड वाटर से और स्टीम से, उसके बाद तो रिएक्ट ही नहीं करता, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था पहले, है ना। तो स्टार्ट करें रिएक्टिविटी सीरीज। एक ऐसी सीरीज जिसमें मेटल कैसे अरेंज है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन वर्टिकल कॉलम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो ये शॉर्टकट है, इसको आप जरा नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना है फिर, लेकिन इसको नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। ये मोस्ट रिएक्टिव और ये लीस्ट रिएक्टिव। नेक्स्ट, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ये कह रहा है सैंपल है मेटल के ए बी सी एंड डी, इनको लिया गया और ऐड किया गया सॉल्यूशन में वन बाय वन करके, एक एक करके ऐड किया गया। और क्या किया गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अच्छा, नाम नहीं बताया उसने यार, नाम नहीं बताया तो नाम आपको जानने की कोशिश भी नहीं करनी, आपको सिर्फ एबीसीडी में आंसर देना है। कह रहा है टेबल को यूज करो, ये टेबल जो है, और आंसर करो एबीसीडी की, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है। इसके लिए मुझे रिएक्टिविटी सीरीज बनानी पड़ेगी, उसके बिना मैं कर ही नहीं सकता है काम। देखो कहां बनाए, कहां बनाए, कहां बनाए, यहां बनाए। केदारनाथ अभी बनाए थे ना, केदारनाथ का माली आलू। एल के बाद क्या आएगा, आलू जरा जरा फीके से पकाता है। एक सेकेंड, हमें काम करते हैं, कहीं और बनाते हैं इसको ना, ये यहाँ पे होने रहा है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कुकर में मतलब मरकरी, एच जी, अच्छे अच्छे, ए यू, ए जी, ए यू, फटाफट। क्लियर है बात, ये बन गई आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा, आप शुरू करें, टेबल को समझना शुरू करें। जो ए मेटल है, ए मेटल वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं करता, बट ए कॉपर को कर देता है। अगर ए कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, इट मींस ए कहीं रिएक्टिविटी सीरीज में यहां पे होगा। यस और नो, बात समझ आती है। ए कॉपर को मतलब ए कॉपर से ऊपर ही रहा होगा, तभी तो डिस्प्लेस कर पा रहा है। बी जो है, बी आयरन को कर पा रहा है, तो बी जो है, बी बी यहां पे आएगा कहीं पे। यस और नो, भाई बी आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है ना, आयरन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, एक बी यहां पे आएगा। सी जो है, सी सिल्वर को कर रहा है। सी देखो, आयरन को नहीं कर रहा, कॉपर को नहीं कर रहा, जिंक को नहीं कर रहा, बट सी सिल्वर को कर रहा है, तो सी सिल्वर से ऊपर आएगा। ये रहा मेरा सिल्वर, सी यहां पे आएगा। और डी, डी किसी को भी नहीं कर पा रहा बेचारा, पुअर गाय, तो डी किसी को भी नहीं कर रहा, तो डी बिल्कुल नीचे आएगा। तो कह रहा है मुझे बता दो विच इज द मोस्ट रिएक्टिव। लो अब तो आंसर ही आ गया सामने यार, अब क्या बताएं। बी ए सी डी, पहले सबसे रिएक्टिव है बी, फिर ए है, फिर सी है, फिर डी है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ, आंसर इज
सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ बी। क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कह रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू CuSO4। कह रहा है बी प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होगा भाई। अब बी बताओ, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि बी ऊपर है कॉपर नीचे, SO4 उठ के इसके पास आ जाएगा और क्या बना देगा, ये BSO4 बना देगा प्लस Cu। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ना बी का नाम निकालने लग जाते हैं। यार आप नाम क्यों निकालने बैठे हो, उसने पूछा है नाम आपसे, तो आप भी दिमाग क्यों लगा रहे हो। ABCD करके आंसर दो। कह रहे अरेंज करो ABCD को इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी तो मतलब पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। लो आंसर हो गया। और पेपर में देखना मिलेगा, ये प्री बोर्ड में या बोर्ड में आता जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। NCERT क्वेश्चन है आपके इन टेक्स्ट का। ठीक है चलें आगे चलें, आगे चलें, समझ आ गई। इसको जरा नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इनके आंसर है। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है कौन सी गैस निकलती है जब मैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल में मिलाता हूं, बताओ। ये भी कोई क्वेश्चन है यार, ये एसिड बेस में कर करके छोड़ दिया हमने। मेटल लिया मैंने, मेटल कोई भी ले लो, Zn ले लो, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl ले लिया। अब जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो Cl, Zn इज मोर रिएक्टिव, Zn ऊपर पड़ता है, H नीचे आता है, और Zn की वैलेंसी होती है 2, Cl की वैलेंसी होती है 1 क्रॉस मल्टीप्लाई ZnCl2 प्लस H2। लो कौन सी गैस निकलती है भाई, हाइड्रोजन गैस निकलती है। रिएक्शन लिख दो, तो मतलब अगर मैं लिखूं मेटल, मेटल प्लस एसिड, तो ZnCl2 को मैं क्या बोलूंगा, मेटल सॉल्ट। क्या बोलेंगे, मेटल सॉल्ट। और कौन सी गैस निकली है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। कह रहा है व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन जिंक इज एडेड टू FeSO4। Zn प्लस FeSO4 अगर मैं करूंगा, अब रिएक्टिविटी सीरीज को याद करो और मुझे बताओ Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है या Fe ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये देखो Zn ये रहा और Fe ये रहा, तो Zn इज मोर रिएक्टिव, तो Zn क्या करेगा, डिस्प्लेस कर जाएगा ना उसको, तो मतलब SO4 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, और Zn की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी 2, क्या बना, ये बना ZnSO4 प्लस Fe। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं उल्टी रिएक्शन लिखूं तो मतलब मैं लिखूं अगर Fe प्लस ZnSO4 तो क्या बनेगा, आंसर दो, आंसर दो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, क्या आप कर पा रहे हो ये। आंसर इज नो रिएक्शन यार, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि Zn ऑलरेडी ज्यादा रिएक्टिव है और Fe तो कम रिएक्टिव है। ठीक है चलें आगे। ये आंसर्स ठीक है। अच्छा नेक्स्ट कह रहा है दो मेटल बता दो जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे एसिड से, और दो मेटल बता दो जो नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजन के जो नीचे आते हैं वो नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन के जो ऊपर आते हैं वो कर देंगे। जैसे एग्जांपल लो, Fe ले लो, Mg ले लो, ये क्या करेंगे, ये डिस्प्लेस करेंगे, और हाइड्रोजन के नीचे आने वाले Ag Au ये डिस्प्लेस, नो डिस्प्लेस, बस खत्म। कोई भी दो लिख दो, जरूरी नहीं है सेम आंसर लिखना है, कुछ भी दो लिख दो। इसमें देखो Cu और Ag लिखा हुआ है, Cu और Ag भी लिख सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये तो मतलब आप लगा लो, ये तो आपके प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, छपा हुआ है, मैं आपको भी बता रहा हूँ ये बात, फिर बोलना मत मैंने बताया नहीं था। आयोनिक कंपाउंड वाला पार्ट आपके चैप्टर में छपा हुआ है, अभी बता रहा हूँ मैं ये बात, ठीक है। नोट कर लो इसको, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, ये आयोनिक कंपाउंड का आएगा ही आएगा। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है और मेटल और नॉन मेटल मिलके बनते हैं, जरा करते हैं डिस्कस। देखो हमने है ना, हमारे सिलेबस के दो पार्ट है, एक है आयोनिक कंपाउंड और एक है कोवेलेंट कंपाउंड। पहले मैं आयोनिक की बात करूंगा। आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये बनता है जब मेटल और नॉन मेटल को मैं मिलाता हूं, मेटल और नॉन मेटल को मिलके ये बनाता है, क्या बनाता है, आयोनिक कंपाउंड बनाता है। अब आप बोलोगे सर ये मिलते कैसे हैं। अच्छा मेटल की खास बात क्या होती है पता है, हमने छोटी क्लास में बहुत पढ़ा है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर आपको याद हो। और नॉन मेटल की खास बात क्या होती है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर आपको ये बात अभी भी समझ नहीं है तो मैं आपको एक छोटा सा मेटल का एग्जांपल लेके देख लेते हैं। आप Mg ले लो, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, पता होना चाहिए आपको ये बात, है ना। 1 से 20 तक मैंने आपकी डाली हुई वीडियो, अगर आपको 1 से 20 तक एलिमेंट नहीं आते तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें केमिस्ट्री बेसिक्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सिर्फ आप लोगों के लिए। केमिस्ट्री बेसिक्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसको ओपन करना, 5-4 बार वीडियो होगी छोटी छोटी 2-2 5-5 मिनट की, उसको देख के जरा अपने स्ट्रॉन्ग करो यार। बेसिक बेसिक ही समझ नहीं आएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा ये पार्ट। देखो पता है क्या होता है, दिक्कत ये नहीं कि वो केमिस्ट्री समझ नहीं आ रही, दिक्कत ये है कि वो केमिस्ट्री के बेसिक्स नहीं आते।
केमिस्ट्री के बेसिक आएंगे तभी तो ये समझ आएगा, बेसिक ही नहीं आएंगे तो क्या समझ आएगा आप लोगों को, बताओ आप। तो अभी जाना, मैं काम करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्लेलिस्ट का मैं लिंक डाल दूंगा, अगर आपने केमिस्ट्री के बेसिक सीखने हैं मुझसे। छोटी छोटी वीडियो होते हैं बेसिक से सारे, आयंस, एलिमेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज, और आपकी वो हो गया आपका एटॉमिसिटी हो गई, तो ये सब मैं डाल लूंगा, ठीक है, देख लेना एक बार, चेक लेना डिस्क्रिप्शन। एमजी का एटॉमिक नंबर हुआ 12, 12 को अगर मैं लिखूं तो ये होगा 2,8,2, यस और नो। इसका ले लो, ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, अगर मैं लिखूं इसको तो ये होगा 2,6। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एक होता था के शेल, एक होता था एल शेल, एम शेल, एन शेल, और हमने करी थी 2,8,8,8,8 आता था, है ना, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन थी, मैक्सिमम 2,8,8,8,8 चलता था। तो मतलब अगर मैंने के शेल में, देखो मैंने लिखा कैसे, अगर जिस मेरे को लिखना भी नहीं आया, के शेल में अगर मैंने 2 भर दिए तो एल में मैक्सिमम 8 भर सकता हूं मैं, 10 हो गए, फिर एम में फिर बचे कितने, 12 है ना, तो 2 बचे, तो 2 भर दिए मैंने, ये लो 2A2। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, और नॉन मेटल क्या करेंगे, अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो बस ये जो इसके लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखो, वो ये ले लेगा और एक बॉन्ड बना लेगा, जो हम सबको बनाना चाहिए, आपको मुझसे बनाना चाहिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके। इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। एक छोटा सा मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। जैसे NaCl, देखो जरा, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये हो गया 2,8,1। Na के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा, ये दिख रहा मुझे। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 2,8,7। Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से चेक कर लो, Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो भाई Cl बोलेगा Na भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, इसमें तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, है ना। तो बोलेगा ठीक है, बात तो सही बोल रहा है भाई तू, वैसे तो बात सही नहीं करता, लेकिन पहली बार जिंदगी में तूने सही बात करी है। और Na अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन उठ के अपनी जगह से जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को, ये कहते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं उनको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। तो बटर आयोनिक कंपाउंड से पूछ ले कोई, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, दे आर द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मैंने दिखा भी दिया, ट्रांसफर हो रहा है, तो Na से इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो Na पे 1 प्लस आएगा, और Cl पे लग इलेक्ट्रॉन आएगा तो Cl पे 1 माइनस आएगा। 1 माइनस क्यों आएगा भाई, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, इनको हम कहते हैं अब ये आयोनिक कंपाउंड बन गया, जिसमें एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि हम चैप्टर में आगे पढ़ने के वाले हैं। मेटल और नॉन मेटल में जब वो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन को, इसको हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। ये हो गए मतलब ही रिश्ते यार, ये मतलब एक दूसरे को, अगर Cl को Na से मतलब नहीं होता तो बात नहीं करता ना उससे, तो एक दूसरे से मतलब है इनको यार। अच्छा, एक और रिश्ते होते हैं जो हम पढ़ेंगे, रिश्ते नहीं मतलब बॉन्ड, इनको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। देखो जरा, दिखाता हूं मैं आपको, H ले लो सबसे बेसिक, ये 2 H ले लिए मैंने। अब ये वाला H बोलेगा, ये वाला H, कि भाई मेरे भाई एक इलेक्ट्रॉन मुझसे शेयर कर ले, क्योंकि H का आउटर मोस्ट शेल में 1 होते हैं ना, K में 1 होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो बोलेगा ठीक है भाई मैं कर लूंगा, लेकिन तुझे भी करना पड़ेगा शेयर, हम शेयर करेंगे, दोनों भाई मिलके स्टेबल हो जाएंगे। तो ये इससे शेयर कर लेगा और ये इससे शेयर कर लेगा, फिर दोनों भाई स्टेबल हो जाएंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को मैं बोलूंगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, आराम से पढ़ना, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, भी हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे डिटेल में, ठीक है। और ये देखो आप नोटिस करो, इसमें हो रही है शेयरिंग, तो ऐसे बॉन्ड, जो ऐसे कंपाउंड जो शेयरिंग से बनते हैं, इनको हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर आपसे इस बॉन्ड का नाम पूछ ले, H और H के बीच में क्या बॉन्ड है, इस बॉन्ड का नाम क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं दोस्ती वाले रिश्ते, ठीक है, ये हो गए दोस्ती वाले रिश्ते, ये हो गए मतलबी रिश्ते। पेपर में मत लिख के आ जाना, सिर्फ समझाने के लिए बताइएगा, ठीक है। सो व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, मैं रेस कर रहा हूँ, जरा इसको नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है जब मेटल से इलेक्ट्रॉन जाता है
और वो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ पे जाता है, ट्रांसफर कहाँ होता है, नॉन मेटल पे, क्योंकि मेटल को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन कम होता है। बस जितना होगा उतना ही जाएगा। जैसे एमजी बताऊं, एमजी के आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 होते हैं। अब चेक कर लो, उसके पास 2 एक्स्ट्रा है और इसको 2 ही तो चाहिए। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कौन सा कंपाउंड बनेगा, आयनिक कंपाउंड, खत्म। एक बार पढ़ ले, रीड करें। ये देखो, व्हेन मेटल एंड नॉन मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वही इलेक्ट्रॉन कौन गेन करता है, नॉन मेटल, thereby attaining positive charge on metal and negative charge on non-metal. This help in formation of ionic bond between metal and non-metal. अब मैं आपको है ना 5 कराऊंगा, 5, और इन 5 में से एक आपके पेपर में या 2 पेपर में आपको छपे हुए मिलेंगे एज इट इज। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला है आपका NaCl, पहला है NaCl। देखो भाई, ये टॉपिक उसी बच्चे को समझ आएगा जिसको 1 से 20 तक एलिमेंट्स आते हैं। जिसको नहीं आते यार, वो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, प्लेलिस्ट अच्छे से कर लेना, उसके बाद आना है इस पे। ठीक है, Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, एग्री करते हो। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने बैठूं Na की, तो ये होगा KLM281, क्योंकि K में 2 आएंगे, L में 8 आएंगे, M में 1 आएंगे। अगर मैं इसके लिखने बैठूं KLM, ये होगा 287। बात क्लियर है। अब देखो, मैं कुछ स्टेप बताता हूँ आपको, इन्हीं पेपर में यही स्टेप्स चाहिए भाई टीचर को। बच्चे ना कई बार खिलाड़ी होते हैं, सीधा स्टेप 3 कर रहे होते हैं और फिर मिलता है उनको 0 या 1 नंबर मिल जाता है, टीचर आसान करके दे देती है। फिर बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ये क्या हो गया। भाई 3 स्टेप बताए हैं आपको, ये तीनों स्टेप पेपर में चाहिए टीचर को। स्टेप नंबर 1 मेटल का, और मेटल मैंने बताया, मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। स्टेप नंबर 2 नॉन मेटल का, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। स्टेप नंबर 3 ट्रांसफर का, ट्रांसफर क्या, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किससे, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। ये लो भाई, बनाना शुरू करते हैं। स्टेप 1 चलाते हैं। चलो, अब NaCl बनाने के लिए मान लो एग्जाम में आपका आया है कि मुझे NaCl बना के दिखा दे। स्टेप नंबर 1 मेटल का, तो मेटल ये रहा Na, ठीक है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल गया और Na पे क्या आ गया, 1 प्लस, और जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको आप यहां पे लिख दो, ये देखो, ये लो 1 इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई। इलेक्ट्रॉन, ये राइट में इलेक्ट्रॉन क्या आया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है ना, इसे राइट पे आया है। और हमने रिएक्शन लिखी है, देखो ये रिएक्शन है, जो लेफ्ट वाला पार्ट है वही राइट वाला पार्ट है। देखो ना, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन जो गया, Na पे तभी तो 1 प्लस आया, और ये जो 1 प्लस आया तो एक इलेक्ट्रॉन गया, वो मैंने यहां लिख दिया, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को काट देंगे, बचेगा क्या अल्टीमेटली, Na ही तो बचेगा। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1 मेटल का। मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मैंने लिख दिया। स्टेप नंबर 2 है नॉन मेटल का। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। नॉन मेटल ये रहा। इसको कितना गेन चाहिए, नॉर्मल सी बात है, हर बच्चा बता सकता है, M में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, इसको 1 चाहिए। तो Cl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये बन गया आपका Cl पे 1 माइनस। बात क्लियर है मेरे ख्याल से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लेफ्ट पे लिखोगे, इलेक्ट्रॉन को गेन कराओगे तो राइट पे लिखोगे, बस। स्टेप 1 स्टेप 2 क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इनको अभी नोट मत करना, पहले जरा वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, पहले ध्यान से सुन लो। अब Na के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। Na के आउटर मोस्ट शेल में है 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो मैं Cl को अलग दिखाने के लिए क्रॉस से डिनोट कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7, आप डॉट ही बना सकते हो। अब देखो, अब वही सेम बात होगी यार कि भाई भाई इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले यार, बस दोस्त नहीं है तो मेरा, ठीक है। कहाँ गया, ओह शिट, पूरा लिखना पड़ेगा। चलो एनीवेज, पेन, एक सेकेंड। पहला स्टेप क्या था, NaCl था ना हमारे पास, तो Na था आपका 11, Cl था आपका 17, ये था 281, ये था 287। 3 स्टेप बताए थे मैंने आपको। स्टेप नंबर 1 क्या था, मेटल का। मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। स्टेप नंबर 2 क्या था, नॉन मेटल का। स्टेप नंबर 3 क्या था, स्टेप नंबर 3 था ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, मैंने आपको 2 स्टेप करके दिखा दिए थे।
दो स्टेप क्या आते हैं, स्टेप नंबर 1 था आपका Na क्या करेगा, Na के लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसको आप यहां लिख दो, ये लिख दिया मैंने। Cl के पास, Cl को कितना चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, Cl पे एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, ये रहा, ये बन गया Cl पे 1 माइनस। बात क्लियर है। स्टेप नंबर 3 ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाना है। देखो Na के आउटरमोस्ट शेल में 1 है, वो मैंने बना दिया। Cl के आउटरमोस्ट शेल में 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब ये बोलेगा Cl, Na भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे, तू भी, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, इसमें तेरा फायदा, अच्छा मेरे फायदा। Na क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, कर दिया। अब Na से इलेक्ट्रॉन गया है ना, Na से इलेक्ट्रॉन गया है, आया नहीं है, गया है, तो इसलिए Na पे आएगा 1 प्लस, है ना, मेरे पास ही 1 प्लस ही है। और Cl पे इलेक्ट्रॉन आया ना, Cl पे इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो Cl पे आएगा 1 माइनस। लो बाकी 1 2 3 4 5 6 7 और एक डॉट, ये बन गया आपका आयोनिक कंपाउंड। पेपर में टीचर आपसे ये उम्मीद करती है कि आप टीचर को ये बना के दोगे, और तभी वो आपको आयनिक कंपाउंड में मार्क्स नहीं देती। अगर आपके बाई चांस प्री बोर्ड में उसमें क्वेश्चन आया ना ये वाला और आपको पूरे मार्क्स नहीं मिले, दिस इज द रीजन। टीचर को ये तीनों स्टेप चाहिए, स्टेप 1 स्टेप 2 और स्टेप 3। ठीक है, अब वीडियो को अभी के अभी पॉज करो और कोशिश करो एमजीओ बनाने का, बिल्कुल सेम तरीका मैं आपको काम दे रहा हूँ साथ साथ क्लास में। अभी पॉज करो वीडियो को और एमजीओ बनाओ, कोशिश करो, देखो बन जाएगा, बड़ा आसान है। एमजी के पास 2 एक्स्ट्रा है और ओ के पास क्या है, 2 की कमी है, तो 2 क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। वीडियो को पॉज करो, बनाओ, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है नंबर 2 एमजीओ। अगर मैं एमजीओ की बात करूं, एमजी का एटॉमिक नंबर होता है 12, ओ का एटॉमिक नंबर होता है 8। अगर मैं लिखूं तो ये होगा 2,8,2 और ये होगा 2,6। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 है। मतलब Mg क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Mg पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, 2 प्लस आ जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, O प्लस, ऑक्सीजन को 2 चाहिए ना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये O पे 2 माइनस आ जाएगा। Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, तो Mg पे 2 डॉट मार दो। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना इसके पास, तो यहाँ पे 6 डॉट मार दो। अब देखो साफ दिख रहा होगा कि क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये ले भाई, ये ले भाई, तो अपना भाई है, भाई जैसा रहे बस। Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, तो Mg पे आ गया 2 प्लस, O के पास 2 इलेक्ट्रॉन आए, O पे आ गया 2 माइनस, बाकी इलेक्ट्रॉन बना देना, 1 2 3 4 5 6 और 2 डॉट, ये बन गया। मैंने बोला था इजी है ना, मुश्किल है, क्लियर है। इसको इरेज करूं, अब 5 बनवाने, 5 मैंने 2 बनाया अभी तक। अब देखो नंबर 3 इज MgCl2। चलो अगर आपको मेरा कंसेप्ट समझ आया, एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करो MgCl2 बनाने का। क्या देखो आप बना पा रहे हो, देखो जरा। Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो मतलब 282 और 287। बात समझ आ रही है। अब देखो Mg के पास 2 है, बट Cl भी तो 2 है, 2 Cl है, एक Cl पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे Cl पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा और Cl2 बना देगा। देखो कैसे, स्टेप 1 और स्टेप 2 सेम रहने वाले हैं। स्टेप 1 तो यही रहेगा, Mg एरो पे, Mg 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और Cl पे क्या आएगा, Cl तो एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए Cl को। Cl2 देख के यार कंफ्यूज मत होना, वो स्टेप नंबर 3 में काम आना है Cl2। अभी तक Cl एक ही है मेरे पास, Cl एक इलेक्ट्रॉन और ये बना Cl1 माइनस। अब Cl2 बनेंगे, देखो Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, यही तो मैं समझा रहा था। दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक ऊपर वाले Cl के पास, एक नीचे वाले Cl के पास, बस। Mg से 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, Mg से 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो Mg पे आएगा 2 प्लस, और Cl पे कितना आया, Cl देखो 1 माइनस ही होगा हमेशा, और 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन गया MgCl2, क्योंकि Cl2 है ना मेरे, तो क्या बन गया ये बन गया MgCl2।
ये MgCl2 बन चुका है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात, है ना? तो ये पूरा फॉर्मूला, ये तीनों स्टेप लिख के आने हैं एग्जाम में यार, टीचर को तीनों स्टेप चाहिए। MgCl2 फॉर्मूला बनाना है पूरा एंड में, MgCl2। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे Cl दो दो मत कराना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज में। अगर आपको MgCl2 समझ आया तो नंबर 4 में आपको जरा अभी देता हूँ होमवर्क के लिए, मुझे Na2O बनाओ। एग्जाम में आएंगे Na2O। Na2 है ना, आउटर मोस्ट शेल में 1 1, O के पास 6 होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, सॉरी ट्रांसफर कर लेगा, और Na की वैलेंसी पूरी, O की वैलेंसी पूरी। वीडियो को पॉज करो, पहले ये बनाओ और ये ट्राई करो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है? हम आगे चलते हैं। नंबर 4 है Na2O। Na2O के लिए Na का एटॉमिक नंबर 11, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6, 8 सॉरी, तो ये 11 हो गया 2,8,1, 8 हो गया 2,6। अब स्टेप नंबर 1 और 2 तो सेम रहेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या है, Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Na बनाएगा 1 प्लस, और क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन आएगा। मेरे ख्याल से अब सबको ये बात क्लियर हो रही होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो O के पास क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये बना देंगे O पे 2 माइनस। तीनों स्टेप लिखना है हमने, मेटल का, नॉन मेटल का, और क्या, ट्रांसफर का। स्टेप नंबर 3 मैं ऊपर लिख रहा हूँ। Na2 है तो Na2 बना दूं, Na2 है, ये जो 2 3 है ना, ये स्टेप नंबर 3 में ही काम आता है बस। और आउटर मोस्ट शेल में 1 है, आउटर मोस्ट शेल में 1 है, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब आपको शायद दिख रहा होगा साफ साफ कि ऑक्सीजन के पास 2 की कमी है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे बैठा हुआ है Na लेके। एक ऊपर बैठा है, ये यहाँ पे आ गया, ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ पे आ गया, लो बात ही खत्म हो गई। और Na2 फॉर्मूले की फॉर्म में बनेगा, देखो Na पे 1 प्लस, Na2 और O पे 1 2 3 4 5 6, 2 माइनस, बन गया Na2। तो ये तीनों स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, हमें तीनों स्टेप लिख के आना है एग्जाम में। Na2 क्लियर है बात? अब मेरे ख्याल से आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक कोशिश करोगे एक बारी मेरे बोलने पे, जरा मुझे AlCl3 बनाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप ये बना पा रहे हो। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट करो अभी, और बताओ क्या AlCl3 बन पा रहा है, चेक करना एक बारी। बाकी हम आगे चलते हैं। नंबर 5, AlCl3। अब देखो एक बार मन में करें, Al के आउटर मोस्ट शेल में 3 होता है, क्योंकि 13 होता है, 2 8 3, Cl 3 है, आउटर मोस्ट शेल में 7, तो एक 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 तीनों को मिल जाएगा, हो गया खत्म। देखो Al का एटॉमिक नंबर होता है 13, Cl होता है 17। 13 मतलब 2,8,3, 17 मतलब 2,8,7। Al क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो Al बनाएगा 3 प्लस, प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। Cl क्या करेगा, Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और ये बनाएगा Cl पे 1 माइनस, ठीक है? अब Al के आउटर मोस्ट शेल में 3 है, 1 2 3, और Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको साफ दिख रहा होगा 3 की कमी है, और 3 ही उसने ट्रांसफर करना है। स्टेप 1, स्टेप 2। अब देखो, ये रहा, ये रहा, और ये रहा। देखो इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। Al से 3 गए ना, तो ये बन गया Al पे 3 प्लस, और Cl पे 1 माइनस, AlCl3। फॉर्मूला लिखना है मुझे, AlCl3, और 1 2 3 4 5 6 7। ओरिजिनल फॉर्म मत खोने देना। ओरिजिनल फॉर्म कहने का मतलब है कि अगर 7 है ना आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको एक ही चाहिए, तो उसको एक ही मिलेगा। ये ना हो कि आप इसको देख के कंफ्यूज होकर लिख दो कि Cl पे 1 2 3 4 5, बाकी 3 डॉट लगा दो, क्योंकि 3 डॉट थे यहाँ पे। कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, ये हमेशा अपनी किस फॉर्म में रहेंगे, मैंने क्या बोला, हमेशा ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे। ओरिजिनल फॉर्म कहने का मतलब है कि ये हमेशा, जैसे Cl पे 1 माइनस आता तो 1 माइनस ही आएगा, Al पे 3 प्लस आता तो Al पे 3 प्लस ही आएगा, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं चैप्टर में। मेरे ख्याल से आयनिक कंपाउंड क्लियर हो गया होगा आपको। ये देखो NaCl, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा और Cl ने गेन करा, बाकी ये रहा।
वहां से एन आया डॉगी, यहाँ से सीएल आया, मिल गए और बीच में एक बॉन्ड बन गया हड्डियों का बॉन्ड, उसको हम बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। एमजीओ ये रहा, बना लिया होगा आपने, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। Na2O ये रहा, ठीक है, और MgCl2 ये रहा। प्रॉपर्टीज होगी अगला, प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड एंड प्रॉपर्टी। डेफिनेशन क्या होती है, अब शायद सबको याद होगी डेफिनेशन क्या होती है। दे आर द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय, कैसे बनते हैं, विच आर फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कैसे बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स विच आर फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। प्रॉपर्टी नंबर 1, बहुत ज्यादा देखो रॉक की तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिजिकल नेचर, दे आर सॉलिड। यार सॉलिड नहीं होता NaCl, आप बताओ। NaCl आपको टेबल सॉल्ट कहता है, इसको नमक होता है जो आप घरों में यूज करते हो, सॉलिड फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में। तो दे आर सॉलिड, बिल्कुल रॉक की तरह। एंड हार्ड, बिकॉज इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से किस फॉर्म में मिलेंगे आपको, ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो किस फॉर्म में मिलेंगे, गैस फॉर्म में। जो कौन मिलते हैं, कोवलेंट कंपाउंड, है ना। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो सॉलिड फॉर्म में होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो गैस फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा मैक्सिमम, जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। जब मैं प्रेशर लगाता हूं तो वो टूट जाते हैं, जैसे क्रिस्टल फॉर्म में हो गई तो सॉलिड। ये फोटो याद रखोगे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि बहुत क्यों होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, पिघलना नहीं होता, बहुत ज्यादा, मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई रखना होता है, पिघलना नहीं है, सख्त लौंडा बनना है, ठीक है अपन को। अच्छा एनीवेज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई। देखो पेपर में क्या क्वेश्चन करता है, मेरी बात सुनो। कह रहे दे आर सॉलिड बिकॉज हार्ड, बिकॉज इसके बाद से क्वेश्चन आ रहा था, क्वेश्चन बन गया इसी में, वाई क्वेश्चन बन गया, वाई दे आर सॉलिड एंड हार्ड। तो इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर ये हुआ, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके बीच में, है ना। अगला क्वेश्चन बोलेगा वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्यों क्यों होता है, इसका आंसर ये रहा आंसर, क्यों, बिकॉज हाई एनर्जी चाहिए होती है इनको ब्रेक करने के लिए, इनके इंट्रायोनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अंदर जो अट्रैक्शन, जो बॉन्ड बन चुका है उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं आयोनिक बॉन्ड, मेटल से नॉन मेटल पर। दो प्रॉपर्टी याद हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3, सॉल्युबिलिटी। ये पिघल जाते हैं, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, पेट्रोल में, केरोसिन और पेट्रोल में। नमक ले लो, नमक पानी में मिल जाता है ना, पानी में, बट वो पेट्रोल में नहीं मिलता। देखो अल्कोहल में मिल जाता है ये, ठीक है, बट वो उसमें नहीं मिलता। कंडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट इन ओनली इन मोल्टन स्टेट, याद रखना। अब आप बोलोगे सर NaCl तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मानता हूं ये बात, बट मोल्टन NaCl करता है भाई। मोल्टन NaCl क्या करता है, टूट जाता है ये Na प्लस और Cl1 पे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, और कुछ ऐसा हाल हो जाता है, ठीक है। तो मैं 4 प्रॉपर्टी बताई। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या आती है, दे आर सॉलिड एंड हार्ड रॉक की फोटो याद रखना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बताई मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 2 बताई आपको ये वाली, कि इनके सख्त लौंडा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है, ऐसे याद रखो, याद रहेगा। मीम से ना थोड़ी चीजें याद रहती है, क्योंकि हाई एनर्जी चाहिए उनके अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। पॉइंट नंबर 3, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी हाई होती है। और चौथा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। और कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट ओनली इन मोल्टन स्टेट, सिर्फ वो मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्लियर, हाँ जी। कह रहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो सोडियम का, बना दो यार, क्या बच्चों वाली चीज बता रहे हैं। इतना कुछ तो कर लिया हमने। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 281, लो बन गया, Na पे एक डॉट आएगा, बन गया। ऑक्सीजन होता है 8, तो 2,6, ऑक्सीजन पे 6 आएंगे, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 मतलब 282, तो ये हो गया Mg पे 2 डॉट, बन गए, इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बन गया। कह रहे आयंस बताओ, Na2O में कौन से आयन मिलेंगे, Na2O में Na1+ मिलेगा,
और क्या मिलेगा, OP2- मिलेगा, और तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि Na2O खुद ही कह रहा है। MgO में क्या मिलेगा, Nd2+ मिलेगा और O2- मिलेगा। इन्हीं को तो आयन कहते हैं। आयन मतलब 4 स्पीशीज। आयन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये लो, हाँ, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट, पेपर में आता है क्वेश्चन हर साल। आयोनिक और कोवेलेंट के बीच में डिफरेंस बता दो। आयोनिक और कोवेलेंट, मैं पहले एक बार बना के दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी बात, है ना। आयोनिक मैंने बताया था मतलब ही रिश्ते हैं, जो रिश्तेदारों के होते हैं, और कोवेलेंट मतलब दोस्ती के रिश्ते हैं। आयोनिक क्या होता है, आयोनिक जैसे मैं बना के दिखाऊं, Na अभी तो बनाया हमने, Cl 1 2 3 4 5 6 7, ये देखो क्या बन गया ये, Na से एक गया तो 1+, और Cl पे एक आया तो Cl पे 1 2 3 4 5 6 7। अब Na और Cl को एक दूसरे की जरूरत थी ना, कि किससे बने, दे आर फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके। कोवेलेंट कैसे कब बने, ये देखो, एच और एच का एग्जाम्पल दिया था, ये इससे शेयर कर लिया, ये इससे शेयर कर लिया। अब इसमें एक को दूसरे की जरूरत नहीं थी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, ये बने बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो दोनों में फर्क है भाई, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। और हमने जिंदगी में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं सीखना, शेयरिंग से सीखना है यार। आपको बहुत लोग आएंगे ट्रांसफर सिखाने का, कि भाई तेरा मतलब ही तो है, काम ही तो करना है, काम निकलवा चलता बन। अगर ये बनोगे तो इंसान बनोगे, नहीं तो जानवर ही सही हो यार, सही बता रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं करना कभी, ये रिश्तेदार बहुत है आपकी बुराई करने के लिए। वैसे एक छोटे से एक फैक्टर बताता हूँ, जिस दिन आपका 10th का बोर्ड का रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको पता लगेगा कि आपके रिश्तेदार कितने हैं। रिश्तेदारों की काउंटिंग मैंने उसी दिन करी थी, और सोचो भाई मैं खुद हैरान हो गया था कि ये लोग भी जानते हैं मुझे। आपको भी पता लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लो। उस टाइम सीधा आप आंसर बोलोगे ना, कि भाई मेरे इतने मार्क्स आए 95, फोन काट देगा वहीं पे, क्योंकि उसके बच्चे के 75 हुआ। करना है बस, देखना और बताना मुझे। अच्छा एनीवेज, इसमें सारी प्रॉपर्टी आयोनिक को उल्टा कर दो, कोवेलेंट आ जाएगी। जैसे इनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इनका लो होता है, बस बात ही खत्म हो गई। इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इनके बीच में वीक होती है। ये आयंस फॉर्म करते हैं, ये आयंस फॉर्म नहीं करते, लो बात ही खत्म। ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी जो आपको याद आ रही हो, ये सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, ये गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। हाइड्रोजन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस, नाइट्रोजन इज अ गैस। ठीक है, तो ये आयोनिक और ये है कोवेलेंट, ये बनते हैं ट्रांसफर से, ये बनते हैं शेयरिंग से। क्लियर है बात, इसको जरा नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वीडियो को आगे चलाते हैं। ये देखो, तो दे आर फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बने हैं ये, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और ये बने हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये ज्यादातर आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ज्यादातर आपको गैस फॉर्म में मिलेंगे, मैक्सिमम लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, इनकी क्या होती है, लो होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब मेल्ट हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कोवेलेंट क्यों करेंगे, गैस है वो तो यार। ये सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो आज हम चैप्टर यहीं तक करने वाले हैं, पार्ट नंबर 3। इसके बाद आपका एक्सट्रैक्शन टेक्निक है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, इन वीडियो को जरा अच्छे से 2 बार 3 बार अच्छे से एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाले हैं एज इट इज जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है, कुछ भी आपने पूछना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, या आपके पास नंबर है, इसे व्हाट्सएप कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।